नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीसीए रूल्स 1958 के रूल 17 के बारे में जानकारी करेंगे। तो सीसीए मीन्स क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1958, और इसको लघु शास्तियाँ लगाने का नियम भी कहते हैं। नियम 17 है वो लघु शास्तियाँ लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको 17 की कार्यवाही भी कहा जाता है। और इसमें जो लघु शास्तियाँ हैं नियम 14 के खंड 1 से 3 तक वर्णित है, और उसमें जो पहली लघु शास्ति है वो है परिनिंदा। सेकंड जो लघु शास्ति है वो वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना, और थर्ड जो लघु शास्ति है वो है अगर लापरवाही की वजह से कोई आर्थिक हानि हुई है सरकार को तो उसकी वेतन में से वसूली करना। ये 3 लघु शास्तियाँ हैं। तो इनकी जो प्रक्रिया तब तक उसका आदेश नहीं किया जा सकता जब तक उस कर्मचारी का पक्ष सुन नहीं लिया गया हो, उसको लिखित रूप में सूचना नहीं दे दी गई हो और उसको पर्याप्त अवसर नहीं दे दिए गए हो। और इसके अलावा अगर 17 जो सी की कार्रवाई है, 17 सीसी रूल्स की, उसमें अगर उसे 3 वर्षों से अधिक की कालावधि के लिए या संचयी प्रभाव से किसी भी कालावधि के लिए या उसकी पेंशन पर असर पड़ रहा हो, ऐसी वेतन वृद्धियाँ उसकी रोकी जा रही हो, तो उसकी 16 नियम में अधिकथित रीति से जांच कर ली गई हो, ये भी ज़रूरी है। और अगर कर्मचारी के द्वारा अभ्यावेदन दे दिया गया हो और उसके अभिलेख पर यदि कोई हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पूरा विचार कर लिया गया हो, और सरकारी कर्मचारी को अपना मामला स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दे दिया गया हो, और जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना जरूरी हो, परामर्श भी ले लिया गया हो, उसके बाद में ये कार्रवाई है वो प्रस्तावित की जाती है। तो यहाँ पे स्टेप है वो हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप हैं रूल 17 में। सबसे पहला जो स्टेप है, इन्फॉर्म इन राइटिंग ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एंड द एलिगेशन। सबसे पहले उस कर्मचारी को इसकी सूचना देना और उस पर जो एलिगेशन लगे हैं उसकी रिटर्न में उसको अवगत कराना। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो स्टेप है वो है गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन ही मे विश टू मेक। उसको अवसर प्रदान करना, अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, अभ्यावेदन देने के लिए उसको अवसर प्रदान करना। थर्ड, उसका अभ्यावेदन वापस आ गया तो होल्ड एन इंक्वायरी, जांच करना। इफ़ सच इंक्वायरी इज नेसेसरी, तो जांच यहाँ पे की जाती है थर्ड स्टेप पे। फोर्थ स्टेप है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सच रिप्रेजेंटेशन इफ एनी सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस रिकॉर्डिंग ऑफ इंक्वायरी इफ एनी हेल्ड अंडर क्लॉज 17AA। उसके बाद में फिफ्थ जो स्टेप है वो है फिर से उसको अवसर प्रदान करना, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू एक्सप्लेन हिज केस इफ सो डिजायर्ड बाय हिम। अगर वो इच्छा रखता हो तो उसको व्यक्तिगत सुनवाई का पुनः अवसर देना। और लास्ट में फाइनल ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 to 3 ऑफ रूल 14। 14 रूल है, उसमें जो फर्स्ट क्लोज से लेकर 3rd क्लोज तक जो परिनिंदा, वेतन वृद्धि रोकना और जो आर्थिक वसूली है वो तीनों में से एक का ऑर्डर करना, ये इसके स्टेप्स हैं। तो कार्यवाही हेतु प्रक्रिया क्या है उसके बारे में सबसे पहले स्पष्टीकरण मांगने के पत्र का मसौदा बनाना और तामील कराना। तो इसके संबंध में दोषारोपित कर्मचारी को अनुशासनिक प्राधिकारी एक पत्र जारी करेंगे और 15 दिन की अवधि नॉर्मली उसको देंगे, और इस समयावधि के पूर्ण होने से पहले आरोपित अगर समयावधि को बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो इस समयावधि को बढ़ाया भी जा सकता है। और स्पष्टीकरण जब उससे आ गया तो उसके जांच कराना। दोषारोपित कर्मचारी के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी दोनों ही स्थितियों में अनुशासनिक प्राधिकारी को तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए उसकी जांच करानी चाहिए। और केवल प्रारंभिक जांच है वो कार्यवाही का आधार नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना है। कर्मचारी को जांच में सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया जाना अपेक्षित है। और दोषी कर्मचारी को दोषमुक्त करना और लघु शास्तियाँ जारी करना, इनमें से एक ऑप्शन होगा उसकी जांच करने के बाद में।
तो यदि मामले की जांच के परिणाम स्वरूप यदि कोई दोष प्रमाणित नहीं हुआ हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को दोष मुक्त कर देंगे और ऐसी दोष मुक्ति की सूचना कर्मचारी को लिखित में भेजी जाएगी। और यदि जांच या स्पष्टीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी के विरुद्ध दोष सिद्ध होता हो तो जो नियम 14 के खंड 1 से 3 में वर्णित लघु शास्तियाँ हैं उनमें से एक आरोपित की जाएगी। लघु शास्तियाँ आरोपित करने से पहले कारण बताओ नोटिस है वो अपेक्षित नहीं है। और यदि दोषारोपित कर्मचारी अपना दोष स्वीकार कर ले तो निर्णय में सुविधा होगी, और यदि वो ऐसा ना करे तो किस सीमा तक दोष प्रमाणित हुआ है वह सारभूत अभिलेखों के संदर्भ में निश्चय करना होगा। और स्पष्टीकरण के सभी तर्कों बिंदुओं पर गंभीरता से विचार जरूरी है। आरोपित के बचाव को अस्वीकार करने के समुचित कारण देना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि वो जो बचाव के कारण दे रहा है उसको हम अकारण ही अस्वीकार कर दें, उसके कारण होने जरूरी है। संदेह के आधार पर किसी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। और दंडादेश में केवल ये भी नहीं लिखना कि स्पष्टीकरण का अवलोकन कर यह विचार किया गया जो विचार के पश्चात संतोषप्रद नहीं पाया गया। इस प्रकार की आप प्रविष्टि ना करें, बिल्कुल ही ये अपर्याप्त है और असंतोषप्रद क्यों है इसका कारण बताना होगा। इसका संदर्भ है वो आप अनुशासन एवं आचरण संहिता जो बुक है पेज नंबर 354 और 55 से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, इसमें विस्तार से ये बताया गया है। और इसके अलावा आप यहाँ पे विशेष रूप से एक ये बिंदु है कि क्या कार्यवाही नियम 16 से 17 में बदली जा सकती है। तो अगर किसी कर्मचारी के विरुद्ध नियम 16 में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, आरोप पत्र दे दिया गया है, तो उसको 17 में भी परिवर्तित करने का अधिकार अनुशासनिक अधिकारी को है, लेकिन इसके लिए युक्त कारण होना चाहिए। कारण के बगैर चेंज नहीं कर सकते। और नियम 16 के अधीन जांच भी की जा सकती है। अगर नियम 17 में ये आता है, 4 परिस्थितियां बनती है। पीछे हमने देखा था कि एक तो 3 वर्षों से अधिक कालावधि के लिए वेतन वृद्धियाँ रोकी जा रही है तो, और संचयी प्रभाव से किसी भी कालावधि के लिए वेतन वृद्धि रोकी जा रही है तो, और जिससे पेंशन पर असर पड़ रहा हो ऐसी वेतन वृद्धियाँ रोकी जा रही हो तो, और अनुशासनिक अधिकारी की राय अगर ऐसी हो कि जांच करना आवश्यक है। इन 4 परिस्थितियों में नियम 17 वाली जो कार्रवाई है वो नियम 16 में भी इसकी जांच जरूरी हो जाती है। और कार्यवाही हेतु तो अभिलेख क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की सूचना की प्रति, उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होगा। उसमें उसको जो आरोप उस पर है रिटर्न स्टेटमेंट उसको प्रस्तुत करने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा और उसकी तामील ली जाएगी। तो इस तरीके से ये उसको प्रस्ताव की सूचना दी जाएगी। उसके बाद में आरोप पत्र की प्रति है उसके साथ अटैच की जाएगी कि इसके विरुद्ध है वो ये आरोप है, आरोप संख्या 1, आरोप संख्या 2, अनुशासनिक प्राधिकारी के इसमें सिग्नेचर होंगे। उसके बाद में उसके द्वारा जो संसूचित अभिकथन है उसके विवरण की प्रति है वो वापस वो यहाँ पे उसके अभिकथन है वो तैयार किए जाएंगे और उसका अभिवादन कोई हो तो वो अटैच होगा और जांच के दौरान कोई प्रस्तुत साक्ष्य है वो साथ हो जाएगा और प्रत्येक अभिकथन पर निकाले गए निष्कर्ष ये भी तैयार करने होंगे और लोक सेवा आयोग की अगर कोई सलाह हो तो भी वो इसमें ली जाएगी और मामले पर दिए गए जो आदेश है वो भी उनके कारणों सहित यहाँ पे होंगे। तो नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण किस प्रकार से है देखिए। परिनिंदा क्या है सबसे पहले हम ये जानें। परिनिंदा से आशय नाम मात्र या औपचारिक दंड से है और इस स्थिति में कर्मचारी का अपराध दुराचार की श्रेणी में तो आता है लेकिन उसे संगीन की श्रेणी में नहीं माना जाता और इस स्थिति में कर्मचारी को आरोपित करने से पूर्व स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है और प्राप्त स्पष्ट अभिलेख के आधार पर दोष सिद्ध होना या नहीं होना तय किया जा सकेगा। परिनिंदा का उल्लेख आपके वार्षिक कार्य मूल्यांकन में प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में किया जाएगा जो पदोन्नति के समय विचारणीय होगा। इसमें आवश्यक कार्रवाई करने से पूर्व नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है और कर्मचारी का दोष सिद्ध होने पर ही परिनिंदा का दंड है वो मिल सकता है। डीपीसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक परिनिंदा के दंड से दंडित राजसेवक को 1 वर्ष विलंब से पदोन्नति मिलेगी, अर्थात जितनी बार राजसेवक परिनिंदा के दंड से दंडित है उसे उतनी ही बार पदोन्नति से वंचित रखना होगा। तो परिनिंदा से एसीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही एसीपी पर प्रभाव पड़ता है कि 1 वर्ष बाद एसीपी स्वीकृत होती है और 2 बार
अगर परिनिंदा का दंड मिलता है तो एसीपी 2 वर्ष बाद मिलेगी। इससे संबंधित आदेशों का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इससे संबंधित आदेश है वो यहाँ अटैच किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्कुलर कार्मिक के 2 विभाग से जारी हुआ है, उसमें भी परिनिंदा के असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के, संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के सबके प्रभाव यहाँ पे परिपत्र में दर्शाए गए हैं, तो वो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। परिनिंदा का जो दंड है वो हमने जान लिया है। आगे इसके बारे में और हम देखेंगे। वेतन वृद्धि रोका जाना, तो वेतन वृद्धि 2 प्रकार से रोकी जा सकती है। एक तो संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना और दूसरा है असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना। सबसे पहले हम संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना जाने। तो संचयी वेतन वृद्धि रोके जाने की स्थिति में रोकी गई वेतन वृद्धि पूरी सेवा काल के लिए रुकी रहती है, ये वापस कभी नहीं जुड़ती। तो इस तरह की संचयी वेतन वृद्धि रोके जाने में नुकसान अधिक होता है और संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने पर सेवा पुस्तिका में इंक्रीमेंट बराबर लिखा जाता है, परंतु 1 वर्ष तक उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। संचयी प्रभाव से जब वेतन वृद्धि रोकी जाती है, जैसे किसी कार्मिक के एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई तो 23/4/24 को इस आशय का आदेश किए गए, तो उसकी सेवा पुस्तिका में एंट्री इस प्रकार से होगी। जैसे यहाँ पे 1/7/23 को 61,300 पे है, 1/7/24 को इसका इंक्रीमेंट नहीं मिला, इसमें लिख दिया जाएगा संचयी से रोकी गई, और 1/7/25 को 61,300 से नेक्स्ट जो है 63,100। इस प्रकार से वेतन वृद्धि देय होती है। और संचयी वेतन वृद्धि में नुकसान अधिक होता है क्योंकि एक वेतन वृद्धि रोकने पर सेवा पुस्तिका में इंक्रीमेंट बराबर लिखा जाता है, परंतु 1 वर्ष तक उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। असंचयी प्रभाव से अगर वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो सेवा पुस्तिका में इंक्रीमेंट बराबर लिखा जाता है, परंतु 1 वर्ष तक उसका आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे 1/7/23 को 61,300, 1/7/24 को 61,300 असंचयी से रोकी गई, और 1/7/25 को सीधा 65,000, यानी वहाँ पे केवल रोकी गई, उसका लाभ नहीं दिया गया, लेकिन असंचयी प्रभाव से रोकी गई। तो 1/7/24 से 30/6/25 का वेतन 61,300 से मिलेगा, लेकिन 1/7/25 को वेतन 65,000 हो जाएगा। ये असंचयी प्रभाव है। एसीपी और पदोन्नति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जितने वर्ष के लिए संचयी या असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकी जाती है, एसीपी और पदोन्नति भी उस ड्यू डेट से उतने वर्ष बाद ही मिलती है। आर्थिक हानि की वेतन से वसूली, ये जो 3rd क्लॉज है, उसमें कार्मिक के द्वारा अगर लापरवाही से किसी विधि, नियम या आदेश को भंग करके सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है तो उसके वेतन में से संपूर्ण या आंशिक रूप से उसकी वसूली के आदेश किए जाएंगे और उससे वसूली की जाएगी। इसका भी एसीपी और पदोन्नति पे प्रभाव पड़ता है। इसमें उसके द्वारा अगर किसी प्रकार के नियम की उपेक्षा करके सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है तो प्रत्येक आदेश के लिए एसीपी और डीपीसी 1 वर्ष के लिए आस्थगित की जाएगी। राज्य सेवा के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति करने की शक्ति किसी प्राधिकारी के पास नहीं है। उनके लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श, यानी ऐसे राज्य सेवा के अधिकारी जिनकी नियुक्ति सीधी राज्यपाल के सिग्नेचर से होती है, तो वो उनके लिए, उन पर शास्ति लगाने के लिए लोक सेवा आयोग से परमिशन लेना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियम 15 के उपनियम 2 के अनुसार जिन राज्य सेवाओं के संबंध में नियुक्ति करने की शक्ति किसी प्राधिकारी को नहीं सौंपी गई है, परिनिंदा तथा वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त शास्ति लगाने के लिए पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श किए जाने का प्रावधान है। अर्थात पदोन्नति रोकने अथवा सरकार को हुई आर्थिक हानि को वसूलने से संबंधित जो नियम 17 है उसमें निर्णय लेने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक है। तो ये इस तरीके से जो नियम 17 है उसके बारे में हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।